डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है क्लब्स एंड सोसाइटीज़, और पिछले लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। ये समझा था कि क्लब्स एंड सोसाइटीज़ यानी NPOs क्या होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, और हमने उसमें एक लफ्ज़ पढ़ा था, रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और ये बनता कैसे। चलिए जी, पहले तो हम बात करते हैं रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट की। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी मैंने ये कहा था कि ये बिल्कुल वही है जो आपकी कैश बुक होती है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक की समरी है विच इज़ प्रिपेयर्ड एनुअली बाय अ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये मंथली नहीं है, ये एनुअली बन रही है, इतना सा फ़र्क है। कैश बुक आप मंथली बेसिस पर बनाते थे, ये आप जो है वो एनुअल बेसिस पर बनाते हैं। बहरहाल आप इसे मंथली बेसिस को फिर एनुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपके एनुअल बेसिस पर जो है वो बनाई जाती है। काम वही है जो कैश बुक में होता था, वही काम यहाँ पर भी होता है, बस इसे कैश बुक के बजाय रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट का नाम दिया गया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन आपकी चेंज है। अच्छा, अब रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर लिखने के लिए कुछ कानून है, बिल्कुल वही जो कैश बुक के कानून है, बस वही सारे कानून यहाँ पर भी है। नंबर 1, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। जब आप कैश बुक बनाते थे तो कैश बुक में हम 2 कॉलम्स बनाते थे, कैश का कॉलम अलग बनाते थे और बैंक का कॉलम हम अलग बनाते थे, जबकि यहाँ पर कैश और बैंक के लिए एक ही कॉलम बनाया जाएगा। यानी यहाँ पर कैश और बैंक 2 अलग अलग चीज़ें नहीं है। कैश अगर है तो वो भी कैश है, बैंक अगर है तो वो भी कैश है, सब कुछ एक ही है। इसमें कोई 2 अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, पहला डिफरेंस। उसके बाद नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिट्स। आपका चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर है चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है, जो सा भी रिसीट है, यानी मतलब सिर्फ इतना समझना है आपको। उम्मीद है आपको पता हो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैश बुक में भी हम यही करते थे। क्या आप खर्च करते हुए ये सोचते थे कि ये जो पैसा मैं पे कर रहा हूँ ये मैं एसेट के लिए दे रहा हूँ या एक्सपेंस के लिए दे रहा हूँ? नहीं, पैसा दे रहे हैं, बस लिख देते। पैसा आ रहा है तब भी हम ये सोचते थे कि बस पैसा आ रहा है तो लिख लो। यहाँ पर भी यही करना है कि लिखते हुए ये नहीं सोचना कि पैसा किस चीज़ के लिए आ रहा है, एक्सपेंस के लिए आ रहा है या एसेट के लिए आ रहा है, एक्सपेंस के लिए जा रहा है या एसेट के लिए जा रहा है, ये नहीं सोचना। अगर पैसा आ रहा है तो बस कैश बुक में लिख देना, यानी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देना। पैसा अगर जा रहा है तो बस रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख देना है। ये नहीं सोचना कि वो मेरा एसेट है या वो मेरा एक्सपेंस है। ठीक है। नंबर 3, नो एडजस्टमेंट्स फॉर प्रीपेमेंट्स एंड एक्रूअल। अगर कोई प्रीपेमेंट्स है यानी प्रीपेड है या कोई एक्रूअल है, एक्रूड है, तो उसके लिए कोई एडजस्टमेंट कैश बुक में नहीं होती है। अगर आपने कोई पैसा एडवांस में दिया हुआ है तो उसे आप कम या ज़्यादा नहीं करते, दे दिया तो बस दे दिया, लिख दिया। कोई पैसा अगर देना है, एक्रूड है, किसी को पैसा देना है, तो क्या वो कैश बुक में लिखते हैं? नहीं लिखते। यानी एक्रूड को और प्रीपेमेंट को इसमें एडजस्ट नहीं करना। जो पैसा आ रहा है बस वो लिखना है, जो पैसा जा रहा है बस वो लिखना है, दैट्स इट। किसी और बारे में नहीं सोचना। आसान लफ्ज़ों में कहो ना, बस पैसा आए तो लिखो, क्या पैसा जाए तो लिखो, दैट्स इट। अच्छा भाई, इसके अलावा एक्सक्लूड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, उसे रिकॉर्ड ही नहीं करना। लाइक डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपके कारोबार से कोई पैसा नहीं जाता। एक डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, है ना, कोई पैसा कारोबार से नहीं जाता, तो उस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि ना उसमें कैश आ रहा है और ना ही उसमें से कैश जा रहा है। बस सिंपल इतनी बात याद रखनी है। ये सिर्फ लिखने के हवाले से इसलिए बता दिया ताकि जब कभी थ्योरी वगैरह आए तो आपको पता हो कि कैसे लिखना है। बस सिंपल इतनी सी बात याद रखनी है यार, कि अगर पैसा आए तो लिख लीजिए, पैसा जाए तो लिख लीजिए। कहाँ पर? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, दैट्स इट। अगर कोई ऐसा काम किया जिसमें ना पैसा आया ना पैसा गया, नहीं लिखना। ठीक है। और पैसा आए और जाए तो बस ये देखना पैसा आया और गया, ये नहीं देखना कि क्यों आया क्यों गया, कुछ नहीं। पैसा आए लिख लो चुपचाप, पैसा जाए लिख लो चुपचाप। अब आइए ज़रा रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, लाइक टी अकाउंट, बिल्कुल हमने पैसे पढ़ा था। और बनाने का कानून अभी आपको समझाता हूँ। पहले ज़रा यहाँ पर सवाल आपको लिखकर समझा दूँ। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए कुछ बातें मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कैश इन हैंड $3000 और बैंक 20,000। ये स्टार्ट की बात बता रहा हूँ, यानी मंथ के स्टार्ट में, ये ईयर के स्टार्ट में हमारे पास कैश रखा हुआ है $3000 और बैंक में रखे हुए हैं $20,000। ठीक है, ये ईयर की स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, डेट की जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? आपको बताया था कि आप अपने मेंबर्स से ईयरली बेसिस पर जो अमाउंट एक रिसीव करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। तो आपने अपने मेंबर से $10,850 जो है वो रिसीव किए सब्सक्रिप्शन के नाम पर। ठीक है भाई। एंट्रेंस फी रिसीव्ड। कोई आपने कोई कंपटीशन करवाया, ये यहाँ पे जगह नहीं थी शायद लिखना भूल गया, कोई कंपटीशन आपने ऑर्गेनाइज किया
और उस कंपटीशन के लिए एंट्रेंस फ़ी आपने रखी है, तो एंट्रेंस फ़ी जो आपने रिसीव की है वो $800 जो है वो आपने एंट्रेंस फ़ी रिसीव की। कंपटीशन लिखना भूल गया, वो जब अगला सवाल आएगा तो आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम शॉप सेल्स। मैंने आपसे ये कहा था कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेपरेट होती है और इसके अलावा उसके साथ एक शॉप भी हो सकती है। तो यहाँ पर भी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नहीं पता क्या ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ एक शॉप भी है और उस शॉप से जो आपने सेल की है वो $4,000 की आपने सेल की है। ये याद रखिए, ये सिर्फ सेल है, ये प्रॉफिट नहीं बताया मैंने आपको, ये सेल बताया। यानी आपने उस शॉप से जो माल बेचा है वो $4,000 का माल बेचा। ये नहीं यूँ समझे कैंटीन है, कैंटीन से आपने जो जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो सेल किए वो $4,000 की सेल की है पूरे ईयर में। इसके अलावा कंपटीशन प्राइस $200। कंपटीशन में जो आपने लोगों को प्राइस दिया है वो $200 का आपने प्राइस दिया है। ठीक है, जब कंपटीशन करवाएंगे तो प्राइस आप देते हैं, अनाउंस करते हैं कि भाई हम प्राइस देंगे, तो $200 का आपने प्राइस जो है वो दिया है। परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, आपने मोटर व्हीकल बाय किया $30,000 का। इसके अलावा अब यहाँ पे जगह खत्म हो गई थी, बाकी डेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वेजेस टू स्पोर्ट्स कोचेज $2,700। आपका स्पोर्ट्स क्लब है और आपने वहाँ पे कोचेज हायर किए हुए हैं तो उनको सैलरी देनी पड़ेगी, वेजेस देनी पड़ेगी, तो आपने उन्हें वेजेस पे किए $2,700 के। और वेजेस टू शॉप असिस्टेंट, ये जो शॉप आपने खोली है यहाँ पर आपने एक असिस्टेंट रखा हुआ है, उसको आपने वेजेस पे किए कितनी, $1,800 की। इसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस आपने पे किए $1,000 के और रेंट आपने दिया है $3,500 का। ये आपकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसी डेटा को मद्देनज़र रखते हुए आपसे कहा जाता है कि रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें बनाकर दिखा दीजिए। रिसिट का मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखना है आपको, लेफ्ट साइड पर यानी रिसिट साइड पर। पेमेंट अगर हो रही है, पैसा अगर जा रहा है तो कहाँ लिखना है, क्रेडिट यानी राइट साइड पर रिकॉर्ड करना है। ये रिसिट साइड है, ये पेमेंट साइड, इसे माइंड में रखिए। अब आइए सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपके पास जो ये पैसा रखा हुआ है ना, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, यानी ईयर के स्टार्ट में जो पैसा मौजूद है, सबसे पहले तो इसे रिकॉर्ड कर लीजिए। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि जब आप रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसमें कैश और बैंक ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो इन दोनों को मिलाकर एक साथ यहाँ पर लिखा जाएगा। तो दोनों को अगर मैं मिला रहा हूँ तो कितने बनते हैं, $23,000। यानी आपके पास जो पैसा है वो $23,000 मौजूद है यानी रखा हुआ है। क्या है ये सर, ये एसेट है हमारे लिए। और एसेट अगर मौजूद है तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है डेबिट साइड पर। ये ओपनिंग बैलेंस मैंने बताया था कि ईयर के स्टार्ट पे आपके पास पैसा रखा हुआ है, तो कहाँ लिखा जाएगा, ये डेबिट साइड पर। आपको याद होगा जब हम कैश बुक बनाते थे तो उसमें भी ओपनिंग बैलेंस हम रिसिट साइड पर यानी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे। तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ मैं, जनवरी 1 की डेट डाल दी मैंने, बैलेंस BD लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस को क्या कहा जाता है, बैलेंस BD, और दोनों को मिलाकर कितने होगा, ये $23,000। ठीक है, इसके बाद अब ये फैसला करना है कब कब पैसा आया, कब कब पैसा गया। पैसा आया तो यहाँ लिखते जाइए, पैसा जाए तो यहाँ लिखते चाहिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आपने अपने मेंबर से सब्सक्रिप्शन के पैसे रिसीव किए, रिसीव कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए। डेट डालेंगे ईयर की लास्ट डेट, ईयर की लास्ट डेट December 31। सब्सक्रिप्शन के पैसे कितने आ गए, $10,850। ठीक है, उसके बाद एंट्रेंस फी रिसीव्ड $800, ये भी रिसीव कर रहे हैं यानी फिर से पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए, रिसिट साइड पर लिख दिया आपने, एंट्रेंस फी $800। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम शॉप सेल, शॉप सी जो भी आपकी शॉप थी, शॉप से आपने जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह सेल किए उससे भी आपके पास पैसा आया, पैसा आया तो कहाँ लिखा जाएगा, रिसिट साइड पर, मैंने लिख दिया प्रोसीड फ्रॉम शॉप सेल्स $4,000। कंपटीशन प्राइस, आपने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, कंपटीशन में प्राइस आपने लिया नहीं बल्कि प्राइस के पैसे आप देंगे। ठीक है, जब पैसे देंगे तो पैसा आपके पास से जा रहा है, पैसा जा रहा है तो कहाँ लिखना चाहिए, अब सर ये लिखना चाहिए मुझे पेमेंट साइड पर। तो ईयर की लास्ट डेट और पेमेंट साइड पर $200 मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मोटर व्हीकल परचेज, आपने मोटर व्हीकल परचेज किया, गाड़ी परचेज की। जब गाड़ी परचेज करेंगे तो भी आप पेमेंट करेंगे यानी पैसा आपके कारोबार से जाएगा, पैसा जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, पेमेंट साइड पर। तो मैंने यहाँ लिखा पेमेंट साइड पर मोटर व्हीकल परचेज 30,000। अच्छा, पीछे एक सेंटेंस था कि जब आप रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो ये नहीं देखेंगे कि आप जो खर्चा कर रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब कि ये नहीं देखेंगे वो एसेट है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये नहीं देखेंगे वो एक्सपेंस है। अब देखिए यहाँ पर कंपटीशन प्राइस ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और मोटर व्हीकल आपके लिए क्या है, एसेट है। चाहे एक्सपेंस है चाहे एसेट है, किसी भी चीज़ के लिए पैसा दिया, बस पैसा यहाँ पर लिखना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पैसा एक्सपेंस के लिए दिया या एसेट के लिए दिया। ठीक है, यही बात वो कहना चाह रहे थे। खैर आगे बढ़ते हैं। वेजेस आपने पे किए, दो लोगों को वेजेस पे किए, स्पोर्ट्स कोच को और असिस्टेंट को, किसी को भी वेजेस पे करें, वेजेस पे करेंगे। जब वेजेस पे करेंगे तो पैसा आपके कारोबार से जाएगा, पैसा जाएगा तो कहाँ लिखा जाएगा, पेमेंट साइड पर। मैं दोनों एक साथ लिख देता हूँ, वेजेस टू स्पोर्ट्स कोचेस 2700
और वेजेस टू शॉप असिस्टेंट 1800 मैंने दोनों यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंस, इसके अगेंस्ट भी आप पैसा पे करेंगे, पैसा देंगे तो पैसा आपके कारोबार से जाएगा तो पेमेंट साइड पर लिख दीजिए, अमाउंट कितना है इसका $1000 मैंने लिख दिया। फिर रेंट भी आप पे करेंगे तो पैसा आपके कारोबार से पैसा जाएगा तो कहाँ लिखेंगे, पेमेंट साइड पर $3500 मैंने यहाँ लिख दिया। जितना भी डाटा था जिसके अगेंस्ट पैसा आया या पैसा गया वो सब मैंने यहाँ लिख दिया। अगर कोई ऐसा काम होता जिसके अगेंस्ट ना पैसा आया ना पैसा गया तो उसे मैं अपने इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब दोनों साइड्स का मुझे टोटल करना है रफ में। वो टोटल मैं यहाँ आपको करके दिखाया था, कहाँ गया भाई, ये रहा। रिसीट साइड का टोटल बनता है, यानी इस साइड का टोटल बनता है $38,650। आप कर देख लीजिएगा भाई, मेरे मुताबिक तो ये आ रहा $38,650। पेमेंट साइड का अगर मैं टोटल करूँ यानी इस साइड का, तो इस साइड टोटल बनता है $39,200। क्या मतलब है इसका मतलब ये कि सर हमारे पास जो पैसा आया है, चाहे ऑफिस में है चाहे बैंक में है, दोनों को मिलाकर $38,650 हमारे कारोबार में यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। और गए कितने हैं, $39,200 हमारी ऑर्गेनाइजेशन से गए, यानी आय कम है और गए ज़्यादा। ऐसा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, बैंक से आप ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं ओवरड्राफ्ट की सूरत में। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है कि आपने बैंक से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो आए हैं 38,650 और गए कितने, $39,200। दोनों का डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस आता है शायद 550 का डिफरेंस आ रहा है, तो बैलेंस बचता है $550, ठीक है। अब ये पैसे कहाँ पर कम पड़ रहे हैं, ठीक है, पैसे कहाँ पर कम है सर, ये पैसे कम पड़ रहे हैं रिसिट साइड पर, क्योंकि रिसिट साइड पर पैसे कम है और पेमेंट साइड पर पैसे ज़्यादा है। अच्छा, अब इसे लिखने का तरीका है कैसा, बिल्कुल वैसे ही जैसे टी अकाउंट बनाते थे, दोनों साइड को बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए जो वैल्यू ज़्यादा है 39,200 वो यहाँ पर भी आना चाहिए, वो यहाँ पर भी आना चाहिए। कहाँ पर पैसे कम पड़ रहे थे सर, यहाँ पर पैसे कम पड़ रहे थे, कितने, 550। तो बराबर करने के लिए आपने यहाँ पर लिख दिया 550। अब अगर टोटल करेंगे इसका तो इधर का टोटल भी कितना हो गया 39,200 और इधर का टोटल तो पहले से ही था 39,200। बिल्कुल वैसे जैसे हम बनाते थे टी अकाउंट यानी लेजर, सेम वही चीज़ यहाँ पर आपने की है, ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट कितना बचा 550। फिर आपको बचपन से ये बात मालूम है कि बैलेंस शीट को उठाकर हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ईयर चेंज कर देते हैं। ईयर चेंज करने की जगह नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट मैं डेट लिख रहा हूँ जनवरी 1 और नाम दे दिया हमने इसे बैलेंस BD 550। तो अब यही बैलेंस जो है वो यहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया और बैलेंस हो गया आपका कितना 550। तो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस कितना शो हो रहा है $550। इसका मतलब ये है कि हमारे बैंक में पैसा नहीं है, हमारे बैंक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है $550। अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पर, ये क्रेडिट साइड पर शो हो रहा है ना भाई, बार बार हमने पढ़ा कि अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड पर शो होने लग जाए तो इसका मतलब बैंक में पैसा नहीं है बल्कि वो ओवरड्राफ्ट है, यानी आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है शॉर्ट पीरियड के लिए। तो इस वक्त जो हमने रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया वो हमें ये शो कर रहा है कि हमारे बैंक में पैसा नहीं है या हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास उधार मौजूद है, हम पर लोन कर्जा है कितने का $550 का। तो ये कहलाता है आपका क्या, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। बहुत आसान सा, यानी बिल्कुल वही जो कैश बुक आप पढ़ते हुए हैं, ठीक है जनाब। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ही काफ़ी है। इसके बाद इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे अब हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।